नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। अभी जिस हिसाब से मार्केट आज भी गिरा है, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो फ्राइडे के दिन और आज भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमने लास्ट वीक में बात की थी लेवल्स के बारे में, जहां पे मार्केट का एक ट्रेंड लाइन जो 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन था वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। क्या मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है? वहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा? और आज के वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि ऐसे सिनारियो में अभी भी कौन से ऐसे सेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग है। और जैसे अभी ऑलमोस्ट मार्च मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग एक पूरा मंथली एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और अभी कौन से सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए। एंड इन द लास्ट हम वो सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा असेट क्लास वाला जो चार्ट्स है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अभी भी निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप एक एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से यूएसडी आईएनआर बॉन्ड का जो मार्केट है और जो गोल्ड का मार्केट है वो इक्विटी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। बट यहाँ पे अभी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड में एक अंडर परफॉर्मेंस आया है। और आप यहाँ पे देखो जो डी स्मार्ट है वो भी नेगेटिव हुआ है, बट उससे बेटर ये है कि गोल्ड ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, उसके ऊपर गया, बट उसने मतलब आप बोल सकते हो कि फॉलो अप नहीं आया उसमें बाइंग में। और एक बड़ा रेड एंकर कॉलम जो बेरिश एंकर कॉलम है वो बना है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है गोल्ड के लिए नहीं, ऑब्वियसली हमारे मार्केट के लिए, बिकॉज गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो एक तरीके से इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। बट अभी यहाँ पे आप देखो, जो हमारा डॉलर है, मतलब जो हमारा रुपी है, वो कंपेरेटिवली डॉलर के कंटिन्यूसली वीक हो रहा है और उस वजह से ये इक्विटी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा बुलिश एंकर कॉलम बनने के बाद कंटिन्यूसली बाइंग बनते जा रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बाय होते जा रहा है, ये डी स्मार्ट के भी ऊपर है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर आप बॉन्ड मार्केट का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी आप ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत सेलिंग तो आई है, बट अभी भी ये डी स्मार्ट के ऊपर है। और जो हमारा इक्विटी मार्केट है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड में ही है। अभी हाँ, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई थी कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बाय बना था, बट उसका फॉलोअप नहीं आया और वैसे भी ये डी स्मार्ट के नीचे है। तो ओवरऑल ये जो सारे असेट क्लास के एनालिसिस करने से अभी भी हम लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट अभी भी बेरिश है, बट थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे बेस बना सकता है। मोस्टली यहाँ पे टाइम करेक्शन या फिर थोड़ा और प्राइस करेक्शन हो सकता है। हाँ, अगर कुछ वॉर के रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो ये सारा डेटा एक झटके में बदल सकता है, बट अभी होते हुए वो नहीं दिख रहा है हम लोगों को। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, लास्ट वीक में अगर आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीक से पहले एक वीक में जब राजू जी ने ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन बहुत अच्छी तरीके से हो गया था और एक बेरिश एंकर कॉलम के साथ हुआ था। अब आप यहाँ पे देखो, उसके बाद उसको फॉलोअप भी आया था सेलिंग में। अब उसके बाद देयर वाज वन मोर ट्रेंड लाइन जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरीके से काम कर रही थी। जो ट्रेंड लाइन ये थी, और मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बोला था कि मार्केट अभी वो ट्रेंड लाइन के पास आया है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ पे अगर मार्केट में हम लोगों को कोई बुलिश साइन देखना है तो वो हम लोगों को दो तरीके से देखने मिलेगा। एक तो ये होगा कि भाई मार्केट इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आने के बाद एक डबल डबल टॉप बाय अगर मार्केट यहाँ पे देता है, निफ्टी यहाँ पे देता है, तो पहला ये पॉइंट हमारा था। और दूसरा पॉइंट अगर आप लोगों को याद होगा तो अगर ये डी स्मार्ट पॉजिटिव होता है तो अब आपको याद होगा उस टाइम पे मैंने डी स्मार्ट का जो लेवल बताया था वो समवेयर अराउंड 24,000 कुछ था। बट अब देखो मार्केट नीचे आने की वजह से वो जो डी स्मार्ट लाइन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दैट इज़ नाउ 23,890, आप ऐसे बोल सकते हो 23,900। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक मिनट के लिए मैं डी स्मार्ट हटा देता हूँ। जो हम लोग ने बात की थी लास्ट वीक में कि यहाँ पे एक डबल टॉप बाय आना चाहिए, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं यहाँ पे इंडिकेटर में उसको ऐड भी कर देता हूँ डबल टॉप बाय को। तो यहाँ पे एक तरीके से डबल टॉप बाय हुआ है, बट उसका फॉलो अप आया नहीं है। अभी यहाँ पे ये एरिया हमारे लिए इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक तो अभी ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास है
और वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 22,600 और यहाँ पे एक डबल टॉप बाय बना था बट उसका फॉलोअप फिलहाल हुआ नहीं है। तो आने वाला वीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट ये लेवल वापस से ब्रेक करता है विच इज़ 22,400, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़राब होगा। और मार्केट अगर यहाँ पे बेस बनाता है, थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन करता है या और ऊपर जाता है, तो ये हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट था। अभी एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर सकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, ये 0.10% पे मैं कर रहा हूँ। आप बैंक निफ्टी के लिए 0.15 यूज़ कर सकते हो बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है कंपेयर टू निफ्टी। अब आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था, टर्टल ब्रेकआउट आ रहे थे, डबल टॉप बाय भी आ रहा था। बट जब यहाँ पे बैंक निफ्टी बट आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में एक सबसे बड़ा बेरिश एंकर कॉलम बना और उसके बाद उसका फॉलोअप भी आया, डबल बॉटम सेल हुआ एंड अगेन सेल हुआ और अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी फिलहाल आके वेट मतलब होल्ड कर रहा है। अब देखो अगेन यहाँ पे भी वही बात है, अभी या तो फिर बैंक निफ्टी डी स्मार्ट पॉजिटिव हो जाए। वैसे डी स्मार्ट का लाइन अगर आप देखोगे तो वो बहुत दूर है, 59,000 के आसपास है। और अगर यहाँ पे अगेन डबल टॉप बाय का एक सिग्नल हमें मिलता है तो हम लोगों को देखने मिलेगा कि भाई बैंक निफ्टी में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है। बट मोर और लेस अगर आप अभी देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का भी मार्केट वीक है और निफ्टी का जो मैंने आप लोगों को एनालिसिस बताना था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा डी स्मार्ट है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे आर जोन में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग टेबल में जाके पहले ये चेक करते हैं कि भाई लास्ट वीक में और लास्ट मंथ में कौन से सेक्टर्स है और कौन से सेक्टर ने लास्ट वीक में परफॉर्म किया और लास्ट मंथ में परफॉर्म किया। तो देखो, अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट वीक में, तो डिफेंस का सेक्टर है, रियलिटी, पीएसयू बैंक और निफ्टी वेव्स का सेक्टर है। अगर हम लास्ट मंथ में अंडर परफॉर्मेंस की बात करें, तो पीएसयू बैंक, रियलिटी, ऑटो और बैंक, ये सारे सेक्टर है जिसने लास्ट मंथ में अंडर परफॉर्म किया है। अभी अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ महीनों से पीएसयू बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंस वाले जो स्टॉक्स है, जो सेक्टर है, वो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे थे। बट लास्ट मंथ में यहाँ पे हम लोगों को पीएसयू बैंक और ऑटो इंडेक्स में और बैंक में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। अगर हम लोग लास्ट मंथ की आउट परफॉर्मेंस की बात करें, तो देखो वैसे कि कोई भी सेक्टर पॉजिटिव तो बंद नहीं हुआ है, बट सबसे कम जो गिरा है वो है फार्मा सेक्टर, सीपीएससी, हेल्थ केयर, आईटी एंड मिड एंड स्मॉल कैप हेल्थ केयर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो फार्मा और हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर है ना, वो अच्छे चल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीपीएससी अभी भी स्ट्रांग है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो आईटी, हेल्थ केयर, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर, आईटी, टेलीकॉम, फार्मा एंड डिजिटल। अब यहाँ पे भी देखो, आपको फार्मा और हेल्थ केयर वाले सेक्टर्स का जो नाम है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि ऐसे वीक मार्केट में भी अगर कौन सा सेक्टर कम गिरा है अगर हम बोले, तो वो हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही हमारा एम टी एफ अल्टीमेट मैट्रिक्स रैंकिंग वाला जो ऑप्शन है, जो हम लोग सारे सेक्टर को हर टाइम फ्रेम में हम लोग चेक करते हैं, वो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने एन एस सी ऑल सेक्टर डाला। अभी इसको हम लोग स्कैन करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे टोटल 47 सेक्टर है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहे हैं। अगर समझो कंज्यूमर ड्यूरेबल हेल्थ केयर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल को एक स्कोर मिलेगा और अगर वो नहीं है तो उसको ज़ीरो मिलेगा। वैसे 47 सेक्टर है, तो हर एक टाइम फ्रेम में मतलब 0.25, 1% और 3% में हाईएस्ट जो स्कोर मिलेगा एक सेक्टर को वो 46 मिलेगा और उस हिसाब से होगा। तो मैंने ऑलरेडी ये स्कैन करके रखा है। अब आप देखो, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेल्थ केयर, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर एंड फार्मा, ये हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्टर है। उसके बाद अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूँ, तो यहाँ पे डिजिटल, आईटी, टेलीकॉम, इंटरनेट और फार्मा एंड आईटी ये है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, तो सीपीएससी, हेल्थ केयर, एनर्जी और फार्मा, ये सारे सेक्टर है। बट मैं जनरली क्या करता हूँ ना, मैं टोटल स्कोर देखता हूँ कि कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है तीनों टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ पे देखो, निफ्टी हेल्थ केयर, फार्मा, मिड एंड स्मॉल कैप हेल्थ केयर, एनर्जी और सीपीएससी, ये सारे सेक्टर है जो अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि मार्च मंथ के
टॉप 5 सेक्टर हो सकते हैं। तो ये सेक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अगर मुझे ये देखना है कि लास्ट मंथ में कौन से स्टॉक है जो ये टॉप 5 सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छे थे, तो मुझे बहुत ही सिंपल चीज़ है, मुझे अगेन आर जोन में यहाँ पे जो हमारा अल्टीमेट एमटीएफ रैंकिंग है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, सेक्टर की जगह पे मतलब जो हमारा एनएससी ऑल सेक्टर है उसकी जगह पे हेल्थ केयर इंडेक्स को ऐड करता हूँ और मैं उसको स्कैन करता हूँ। तो अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सेक्टर देखा कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे पता चल गया हेल्थ केयर, फार्मा, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर, उसके बाद एनर्जी और सीपीएसई है। अब मेरा दूसरा क्या काम है कि भाई हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 20 स्टॉक है। अब उसके अंदर मुझे देखना है टोटल स्कोर में कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा स्टॉक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो औरो फार्मा हो गया, इप्का लैब, अपोलो हॉस्पिटल, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, ये सब है। अब मैं क्या करूँगा, अगर समझो मुझे कैंडलस्टिक में देखना है तो मैं इसे ओ एच एल सी रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई औरो फार्मा का जो चार्ट है वो आ गया। अभी आपका जो भी है, अगर मुझे वीकली टाइम फ्रेम में देखना है तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ। और आप यहाँ पे देखो, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ पता चलेगा कि औरो फार्मा का स्टॉक एक अच्छी ट्रेंड में चलने के बाद थोड़ा बहुत उसने करेक्शन किया और अभी यहाँ पे रिसेंटली एक बेस बना के अपने बेस का ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये हमने कैंडलस्टिक में कर लिया। अभी भाई मुझे कैंडलस्टिक में नहीं देखना है ये चार्ट, मुझे पीएनएफ में देखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पीएनएफ कर दूंगा, यहाँ पे औरो फार्मा को सिलेक्ट करूँगा और आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0.25% इंटू 3 बॉक्स साइज़ में खुला है। अगर आपको बॉक्स साइज़ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, बट जनरली आप शॉर्ट टर्म के लिए 0.25% रख सकते हो। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको सिनेरियो वही देखने मिलेगा कि भाई औरो फार्मा ने थोड़ा बेस बनाया और अभी ये अपने बेस को ब्रेकआउट कर रहा है और रिसेंटली इसने एक बुलिश एंकर कॉलम बनाया था और अभी यहाँ पे एक डबल टॉप बाय बना के ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है औरो फार्मा के चार्ट में। उसी तरीके से आप दूसरे भी स्टॉक को देख सकते हो। हम लोग एक बार लुपिन को देख लेते हैं। तो आप लुपिन को देखो, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये नोटिस करिए, जो लुपिन ने ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था ऑलमोस्ट 2398 के आसपास का। और आप यहाँ पे देखो अभी लुपिन वही प्राइस के पास वापस आ रहा है और रिसेंटली इसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी किया है। तो ये स्टॉक अगर आप 0.25% के चार्ट में देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा। अगर हम थोड़ा इसका बॉक्स साइज कम कर देते हैं, 1% कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक एक कंटिन्यूसली अच्छे ट्रेंड में चल रहा है और अभी ऊपर आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक हो गया हमारा सेक्टर। ऐसे ही अगर आपको भाई ये देखना है कि फार्मा स्टॉक सेक्टर में कौन है, अभी मैं एक काम करता हूँ और एक सेक्टर आप लोगों के साथ शेयर करके दिखाता हूँ, सीपीएसई सेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, सीपीएसई सेक्टर को ये करूँगा, यहाँ पे रखूँगा और स्कैन करूँगा। अब देखो सीपीएसई सेक्टर में ऑलमोस्ट 11 स्टॉक है। अभी इसका भी मैं टोटल स्कोर देखूंगा सबसे ज़्यादा कौन है बेटर। तो भाई यहाँ पे एलएनसी इंडिया आ गया, ओएनजीसी आ गया, एनएचपीसी आ गया, एनटीपीसी आ गया। अभी अगर एलएनसी इंडिया का मैं चार्ट देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये 0.25% में ही बाय डिफ़ॉल्ट खुला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक अच्छी रैली करने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन में था और अभी ये अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक कर सकता है। अगर आपको इसके बॉक्स साइज़ को बड़ा करके देखना है थोड़ा और बेटर क्लियरिटी के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉक्स साइज़ बड़ा करने के बाद भी ऑलमोस्ट जो मैंने आप लोगों को कंसोलिडेशन वाला लॉजिक बोला वही यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है। तो ये है वो सारे सेक्टर और ये है वो सारे स्टॉक्स जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मार्च महीने में स्ट्रॉन्ग थे। और ये सारे जो मार्च मंथ के स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल आएगा, अब ये जो अभी इशू चल रहा है रिलेटेड टू वॉर, अगर वॉर के रिलेटेड कोई सीज़ फायर वाली न्यूज़ आ गई या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जो बहुत पॉजिटिव होगी मार्केट के लिए, तो ये सारे 5 सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और सबसे फास्ट ऊपर जा सकते हैं। उस तरीके से आपको अपना एनालिसिस करके रखना चाहिए आने वाले वीक के लिए, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक हम लोगों को देखना है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिए। कोई भी पार्ट अगर वीडियो को आपको पसंद आया है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।